हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 8 होने वाला है, इग्नाइट जेई बैच का। तो पिछले लेक्चर में हमने यार इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑलमोस्ट पूरा डिस्कस कर लिया था। मैंने तुम्हें भी बोला था 6 लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब तुम्हारा कंप्लीटेड है। और इसके बाद हम इरडोफ के इसके क्वेश्चंस करेंगे, जो 7 लेक्चर हमने लिया जिसमें हमने 1 to 15 इरडोफ के क्वेश्चंस किए। ठीक है। तो वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने वहां पर छोड़ दिया था। तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और यहीं से हम आगे फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो तुम्हारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर तुम पुराने हो तो तुम इसको स्किप करके सीधा लेक्चर की स्टार्टिंग पे जा सकते हो। तो ये इग्नाइट बैच के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है कि इसमें हम मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और अब संडे भी रेगुलर लेक्चर्स कर रहे हैं, जो कि यूट्यूब पे अपलोड होते हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में 4 बजे दोपहर में। ठीक है। इसमें तुम्हें हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं, जो कि तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिलते हैं, जहाँ पर तुम अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हो। और वहीं पर तुम्हें सारा मटेरियल इस कोर्स से रिलेटेड प्रोवाइड किया जाता है। तो आई होप अगर तुम पुराने हो तो तुमने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है वो ग्रुप। अगर नहीं करा है और तुम इसको फॉलो कर रहे हो या करने वाले हो तो तुम जाकर के उस ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन और सारे नोट्स वगैरह तुम्हें वहीं मिलेंगे और तुम्हारे डाउट्स भी वहीं पर डिस्कस होंगे। इसके अलावा इस कोर्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन यार, कि इसमें हम जीरो टू एडवांस लेवल कंटेंट कवर कर रहे हैं। ठीक है। इसीलिए हो सकता है तुम्हें कुछ चीज़ें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आए। मैं चाहूँ तो मेन लेवल बता बता करके ऊपर से आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है। तो उसमें तुम्हारा ही नुकसान है यार, क्योंकि मेरा ये मानना है यार कि अगर तुम अप टू जे एडवांस लेवल पढ़ रहे हो, है ना, तो अप टू जे एडवांस लेवल पढ़ो, ऐसे हवा में कुछ भी मत करो। मैंने यहाँ पर ये जो एडवांस लिखा है ना, या तो फिर मैं लिखता नहीं। ठीक है। एडवांस्ड केवल जेई मेन लिखता। ठीक है। बट अगर एडवांस लिखा है तो उसको जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है कुछ चीजें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आए, बट एक बार उनको दिमाग लगा के समझोगे, तब तुम्हारे दिमाग की एक्सरसाइज तभी तो होगी, तभी तो तुम अच्छे एडवांस लेवल क्वेश्चंस कर पाओगे। अदरवाइज फिर यार तुम एडवांस का पेपर एकदम हवा में से ऐसे निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर कुछ नया ही आता है यार। तो जो है, इसीलिए प्रॉपर प्रूफ, प्रॉपर डेरिवेशन, हर चीज का प्रॉपर एनालिसिस, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम कितने क्वेश्चंस कर लेते हो मेन लेवल के, एडवांस लेवल करने के लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट को तुमने कितना अच्छे से समझा है, ये वही टेस्ट होता है वहां पर। ठीक है। तो वो चीज़ करानी पड़ती है यार, तो उसमें मेरा भी एफर्ट ज़्यादा लगता है और तुम्हें भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि टफ चीज़ समझने में समय तो लगता ही है यार, है ना। दिमाग भी लगता है और थोड़ा समय भी लगता है। ठीक है। तो उसको पेशेंस से तुम्हें समझना पड़ेगा, अदरवाइज तुम एडवांस के क्वेश्चन फिर नहीं कर पाओगे, फिर केवल मेन को टारगेट करो। ठीक है। तो वो तो तुम लास्ट के 2-3 महीने में भी कर सकते हो। तो अगर तुम्हारा टारगेट केवल जेई मेन है तो मैं रिकमेंड करूंगा तुम फाइनल लैब सीरीज एक बार चेकआउट करो। उससे तुम जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और फिर उसके अलावा जेई मेन लेवल के क्वेश्चंस करो। ठीक है। बट मेरे हिसाब से अगर तुम एक 12th के स्टूडेंट हो या तुम इवन इस समय एक ड्रॉपर हो, तुम्हारा टारगेट जेई एडवांस होना चाहिए। अभी बहुत समय है। अगर तुम जेई 2026 को ही टारगेट कर रहे हो तो ठीक है, 27 को कर रहे हो तब तो बिल्कुल, 27 वाले तो वैसे यहाँ होंगे नहीं, बट 27 वालों के लिए भी अभी एडवांस को ही टारगेट करो। ठीक है। जेई मेन अपने आप तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा हवा हवा में क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है। फिर इसमें हम और रेलेवेंट प्रॉब्लम्स कर रहे हैं फ्रॉम बुक्स लाइक इरोडोव, पाइथन, पाथफाइंडर एटसेट्रा। तो इरोडोव का भी हमने लास्ट लेक्चर एक लिया है, जो पिछला ही लेक्चर है, उसमें हमने इरोडोव के प्रॉब्लम्स बहुत सारे किया। तुमने देखा होगा कि कितने इजीली तुम उनको कर पा रहे होगे। ठीक है। और उसमें भी वैसी ही प्रॉब्लम्स होती हैं यार, थोड़ा टाइम दे करके, और मतलब 20-25 मिनट वाली प्रॉब्लम्स होती है। तो टाइम दे करके एनालिसिस करना होता है, बट उससे दिमाग बहुत खुलता है यार। फिर मेन लेवल क्वेश्चन तुम एकदम हवा में करते हो और एडवांस के भी तुम्हारे आराम से तुम समझ पाते हो। पेशेंस तुम्हें उस तरीके की आदत हो चुकी होती है कि हाँ, पेशेंस लगाना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा और थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भैया अपन ने इसको थ्योरी के टाइम कैसे पढ़ा था। तो उस तरीके से कुछ अप्रोच अपने हिसाब से तुम्हारी बिल्ड होती है। वो नहीं करोगे और तुम इजी इजी चीजें पढ़ते रहोगे, तो ठीक है यार, तुम्हें भी लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बट एट द एंड तुम देखोगे खुद ही कि तुमसे एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है। मेरे साथ ये चीज़ मैथ्स में हो चुकी है, तो मैं खुद जानता हूँ। मुझे भी एक टीचर पढ़ाते थे मैथ्स में, मेरे कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग जहाँ मैं पढ़ता था। तो वो बहुत पर्सनल अटेंशन देते थे और मतलब ये चीज़ें, तो मुझे भी लगता था कि मतलब मैं वहाँ पे एकदम टॉपर टाइप का था, जाता था होमवर्क करके सबसे पहले मैं बताता था मैंने कर रखा है। ठीक है। वो तारीफ भी करते थे बहुत अच्छा, और मुझे लगता था बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। पर जब मैंने एडवांस लेवल क्वेश्चन करने चालू किए ना, तो मेरे को लगा कि भाई क्या ही पढ़ा मैंने, मैंने चैप्टर पढ़ा ही नहीं ऐसा। फिर मैंने और अच्छे अच्छे टीचर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनसे पढ़ना चालू किया, पढ़ा। फिर उसके बाद जब एडवांस लेवल क्वेश्चन की तब समझ, पहले उनसे पढ़ते वक्त लगा कि हाँ भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है समझने में, क्योंकि वो मतलब हाई लेवल चीज़ें बता रहे थे भाई। बट जब एक बार समझ ली तो एडवांस लेवल क्वेश्चन मेरे से एकदम बहुत आसानी से होने लगे। तो इसलिए भाई अगर एडवांस में कुछ अच्छा करना है तो दिमाग को स्ट्रेस तो देना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे फॉलो करना है, वैसे ये मैंने तुम्हें इंट्रो वीडियो में ज़्यादा अच्छे से डिटेल में बताया, तो तुम एक बार जाकर के उसको चेकआउट कर लेना। अगर तुम पुराने स्टूडेंट हो तो तुमने ऑलरेडी देख रखा होगा, तुम्हें पता होगा कैसे करना है। बाकी अगर इंट्रो वीडियो अभी देखने का समय नहीं है तो तुम एक बार पॉज करके ये पूरा देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं। इन इन चीज़ों पर ध्यान दो, आराम से तैयारी करो। तुम्हारा 1 साल है अभी भाई यार, बहुत अच्छे से तुम 11 12 दोनों भी कवर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब मेरा एक इंट्रोडक्शन, भाई मैं करेंटली एक अब तो थर्ड ईयर नहीं, फाइनल ईयर स्टूडेंट एट IIT BHU वाराणसी। ठीक है। और जेई एस्पिरेंट्स को गाइड करना मेरा पैशन है। फिजिक्स मुझे अपने जेई टाइम से ही बहुत पसंद थी, और
केवल फिजिक्स के प्यार के लिए मैंने यहाँ पर पढ़ाना चालू किया था। कुछ टाइम हो गया मेरे को, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है यूट्यूब पे फिजिक्स पढ़ाते हुए, और इसको मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे, ठीक है। तो यही है, और ये मेरे बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो देखो, अपना टारगेट तो ऐसा है यार कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे, तो इसमें भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, है ना। मैं तुम्हें एकदम प्रॉपर अच्छे से अप टू एडवांस लेवल चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके बाद मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाले पार्ट पर ना क्वेश्चन जेई मेन में काफी देखे गए हैं, एडवांस में भी आ सकते हैं, आया है शायद एक बार, ठीक है। तो एक बार इसको भी समझ लेंगे। बाकी मिक्स्ड क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड का, तो जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, फिर दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन वहां पर बनेंगे। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन तुम्हें जेई मेन में देखने को मिल सकते हैं, तो कैसे होते हैं उनको हम एक बार समझेंगे, ठीक है। फिर जब ये हो गया, मेन चीज तो ये है अपना आज का टारगेट। अगर इसमें समय ज्यादा लग गया तो हो सकता है हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में करें, बट मेरा टारगेट यही रहेगा कि इन दोनों को करने के बाद मैं तुम्हें इसको भी बता दूं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे एरिया वेक्टर के बारे में, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नई चीज़ है, तो मैं तुम्हें वहीं बताऊंगा कि ये क्या होता है। फिर वहां से हम आएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, वो भी तुम्हारे लिए एकदम नई चीज़ है, और फ्लक्स एक बार समझ लोगे तो उससे आगे फिर गॉस लॉ वगैरह जो तुम्हारा पार्ट होता है उसकी तरफ हम बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके चीज़ों को करेंगे यार, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। तो हेडिंग डाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है ना। वैसे मैंने एक बार फर्स्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी थी। तो बेसिकली अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करना चाह रहे हो ऑन पेपर, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, एक पॉजिटिव चार्ज के मैंने तुम्हें बना के दिखाई थी इस तरीके से, ध्यान से देखना। अरे क्या हो गया, एक सेकेंड। ये एक पॉजिटिव चार्ज है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने तुम्हें बना के दिखाई थी कि बेसिकली तुम्हें एक चीज पता है कि यहाँ से अगर तुम एट अ डिस्टेंस आर जाओगे, कोई एक पॉइंट पकड़ोगे, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये रेडियली आउटवर्ड्स, इस तरीके का होगा, ठीक है, और उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये रेडियल टाइप की, है ना। ये अपन ने ड्रॉ ऑलरेडी कर रखी है। तो एक बार मैं पूरी कंप्लीट बना देता हूँ इसको, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली क्या दिखाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये तो समझ में आ गया तुम्हें। इस पे कोई भी पॉइंट, जैसे इस पॉइंट पर मैं बोलूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तो काम करती है डायरेक्शन बताने का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हारी कुछ ऐसी भी तो हो सकती है, कर्व भी हो सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके की भी हो सकती है, ऐसी कुछ, ये कर्व्ड है। तो अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताओगे, लेट से मुझे इस पॉइंट पर बताना है, तो मैं इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड है, तो उस कर्व पर जिस पॉइंट पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। तो यहाँ पर एक चीज लिख सकते हो। पहली बात मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन टू विजुलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन। तो एक रीजन में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड विजुलाइज करनी है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो ये तो हो गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज के लिए कुछ इस तरीके की होती है, ये कुछ एक रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ऐसी भी हो सकती हैं, ठीक है। पहली चीज, है ना। दूसरी चीज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लाइक इस पॉइंट पर मैंने तुम्हें बताया ये डायरेक्शन है ना, इस पॉइंट पर बनाऊंगा तो ऐसा टेंजेंट बन जाएगा, ये डायरेक्शन हो गई, इस पॉइंट पर मैं बताऊंगा तो ये डायरेक्शन हो गई। इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे और अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। अब तुम यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये देख ही सकते हो, ये तो स्ट्रेट लाइन दी है, तो टेंजेंट क्या है, ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, और होता भी है ये रेडियली आउटवर्ड होती है, इसीलिए इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी है, ठीक है। ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है क्या कहते हैं, टेंजेंट के अलोंग जो है उनका बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तीसरी चीज भाई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर
ऑलवेज इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ भाई? लाइक अब तुम बोलोगे ये तो पैरेलल थी, नहीं लग रही, है ना? बट अगर तुम कोई एक पॉइंट पकड़ो, लेट से मैं ये एक पॉइंट पकड़ता हूँ ये, और इससे एक ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया मैं इमेजिन करता हूँ इस तरीके का, है ना? तो एट दैट पॉइंट ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट जो तीनों मैंने बनाए हैं, ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के पहली बात तो पैरेलल होंगे, है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि आगे जाकर के इंटरसेक्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये पैरेलल ही होंगे। ठीक है, अगर मैं इस तरीके का एरिया वेक्टर मतलब एक क्रॉस सेक्शन एरिया इमेजिन करता हूँ तो छोटा सा, पहली बात पैरेलल होंगे। दूसरी चीज, ये जो डिस्टेंस होगा ना, वही डिस्टेंस ये भी होगा। ठीक है, अब तुम बोल सकते हो कि भैया यहाँ तो ये डिस्टेंस कम लग रहा है, यहाँ पर ज्यादा लग रहा है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये वाला जो डिस्टेंस है ये कम लग रहा है और ये वाले ज्यादा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आगे के लिए अगर मैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शन इमेजिन करूंगा, तो हो सकता है इस वाले क्रॉस सेक्शन में जो एरिया ये अपन को गैप दिख रहा था, उससे ज्यादा गैप इस वाले क्रॉस सेक्शन में दिखे, लेकिन जो ये वाला गैप होगा ना, वही ये वाला गैप होगा। ऐसा क्यों होता है, अभी मैं तुम्हें इसका प्रूफ दिखाता हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखो। लेट से हम इमेजिन करते हैं कि वो नॉन पैरेलल हो जाए, नॉन पैरेलल इमेजिन करते हैं। लेट से ये है ना, ये कुछ इक्विडिस्टेंट है, मतलब पैरेलल है बेसिकली। अब अभी हम पैरेलल ही इमेजिन कर रहा हूँ। लेट से नॉन इक्विडिस्टेंट है, ये वाली थोड़ी दूर बन गई, ठीक है, ये वाली थोड़ी और बिल्कुल ऐसा बना दिया मैंने। ठीक है, तो मतलब बेसिकली तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, फिगर से समझ में आ रहा होगा कि ये डिस्टेंसेस अलग अलग हैं। तो अब क्या ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर सकती हैं, है ना? तो हमने अभी ऊपर थ्योरी में लिखा कि नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, अभी देखो। ठीक है, एक चीज तुम जानते होगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड, है ना? कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक लूप में घूम जाऊं, है ना, तो वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज इन लूप, मूविंग अ चार्ज इन लूप, ये जीरो होना चाहिए। ठीक है, नेट वर्क डन, है ना? तो लेट से मैं एक चार्ज लेता हूँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इसको मैं इस तरीके के एक स्क्वायर लूप में घुमाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल एक्चुअली। अरे यार, इसको पैरेलल बनना चाहिए था ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, ये अपन ने थोड़ी सी लाइन ऐसे कर दी है, चलो इसको कर देता हूँ मैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से मैं इसको घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक चार्ज है, इसको मैं इस तरीके से घुमा रहा हूँ इसमें। तो इस लूप में मैं लेट से ऐसे ले गया, ए से बी ले गया, बी से देन सी ले गया, सी से देन डी ले गया और डी से वापस ए लेके आया। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है, तो वर्क डन जीरो होना चाहिए, ये बात मानते हो? ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वर्क डन जीरो होता है ना? तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि इस केस में अगर मैं यहाँ पर एक क्यू नॉट टाइप का ये टेस्ट चार्ज था जिसको मैं इस तरीके से घुमा रहा हूँ, तो अगर मैं डी डब्ल्यू लिखूँ, मतलब इसका जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराने के लिए वर्क डन लिखूँ डी डब्ल्यू, तो वो बनेगा क्यू नॉट ई, फोर्स बनेगा तुम्हारा क्यू नॉट ई बार, ये फोर्स है, डॉट डी एल बार, है ना? ये होना चाहिए डी डब्ल्यू। डीएल बार मतलब बेसिकली इस लूप पे कोई अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को मैं बोल रहा हूँ डीएल बार। ठीक है, तो ये नेट तुम्हारा इस तरीके से डी डब्ल्यू जीरो होना चाहिए, डी डब्ल्यू ये होना चाहिए। नेट वर्क डन लिखूंगा तो इसी को इंटीग्रेट कर देता हूँ, ऐसा। और हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इस लूप में हम पूरा घूम जाए, मतलब ऐसे लूप में इंटीग्रेशन इस तरीके से लिखते हैं ना, एक सर्कल लगा देते हैं, तो अगर इस पूरे लूप में मैं घूम जाऊं वापस से, तो मेरे को ये पूरा का पूरा देना चाहिए जीरो, है ना? यानी कि यहाँ से मैं अब इस क्यू नॉट को अगर बाहर भी निकाल लूं, है ना, इस क्यू नॉट को बाहर निकाल लेता हूँ, कांस्टेंट है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डीएल बार, ये चीज जीरो होना चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्या किया हमने, ध्यान से देखो। कंजर्वेटिव फील्ड है, तो एक चार्ज को अगर मैं इसमें पूरे इस तरीके से लूप में घुमा के लाऊंगा, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में अगर हम एक सेम जगह से, मतलब उनका फोर्स जो उनका जो वर्क डन होता है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली। ठीक है, ओके। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो अगर हम लूप में घूम के आए, चाहे हम ऐसे घूम के आए, चाहे हम कुछ भी रैंडम पाथ में घूम के आए, कैसे भी घूम करके आ जाए यहाँ पर, बट अगर हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम ही है, सेम जगह पर हम आ गए, लूप में घूम करके आ गए, तो हमारा वर्क डन जीरो होना चाहिए। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो वही अपन ने किया, यहाँ पर क्यू नॉट एस चार्ज रखा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लेट से मैं बोलता हूँ कुछ ई बार का टाइप का है। ठीक है, तो क्यू नॉट ई बार, उस पर फोर्स लगेगा जो चार्ज रखोगे, है ना, क्यू नॉट ई बार, है ना? फिर उस फोर्स को जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे विद डिस्प्लेसमेंट, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, डीएल 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 डीएल, इस तरीके के डीएल्स मिला करके फिर ये लूप बनाएंगे। छोटे से डिस्प्लेसमेंट के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो जो है वो वर्क डन हो जाएगा, मतलब डिफरेंशियल वर्क डन। टोटल वर्क डन के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरे लूप के लिए, तो पूरे लूप के लिए अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर जीरो देना चाहिए, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आएगा कि ये ई बार और डीएल बार का साइक्लिक इंटीग्रेशन जीरो कैसे आ गया।
तो दिस इज फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स, ये अपन ने देख लिया। ठीक है, अब जरा लिखते हैं इसमें, है ना। एक काम करता हूँ, पहले ए से बी की बात करते हैं, है ना। तो ए से बी के लिए अगर तुम कोई एक एलिमेंट लोगे इस तरीके का डीएल टाइप का, है ना, तो डीएल बार का डायरेक्शन है ये, राइट वर्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है ये, है ना। तो ये बेसिकली कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डीएल बार फॉर ए टू बी, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए, क्योंकि इन पॉइंट के लिए जो डीएल का डायरेक्शन है, ये ए से बी तक जितने भी एलिमेंट होंगे इन सब में डीएल का डायरेक्शन ये है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन फिक्स है, तो इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक इस इंटीग्रेशन को पहले तोड़ेंगे। फिर इस वाले पॉइंट में जो है ना, तुम्हारा डीएल का डायरेक्शन ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, तो आप डीएल का डायरेक्शन फिर बी से सी में नीचे की तरफ हो गया, सी से डी में डीएल का डायरेक्शन ये हो गया, और डी से ए में डीएल का डायरेक्शन ये हो गया। तो बेसिकली हम इस जो साइक्लिक इंटीग्रेशन है ना, इसको चार पार्ट में तोड़ सकते हैं, ए से बी से सी से डी और डी से ए। ठीक है, और क्यों तोड़ा, क्योंकि सबकी डायरेक्शन अलग अलग, इस पूरे रीजन में डीएल की डायरेक्शन राइटवर्ड्स है, बी से सी वाले पूरे रीजन में डीएल की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, सी से डी वाले पूरे रीजन में डीएल की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड्स है, और डी से ए वाले पूरे रीजन में डीएल की डायरेक्शन अपवर्ड्स आगे। ठीक, तो वही करते हैं। तो हम इसको इस पूरे साइक्लिक इंटीग्रेशन को, यानी कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डीएल बार, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, एक मिनट थोड़ा सा प्रॉपर लिख देते हैं। तो मैं साइक्लिक इंटीग्रेशन ई बार डॉट डीएल बार, इस पूरे लूप के लिए जो हम लिख रहे हैं उसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डीएल बार फॉर ए टू बी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डीएल बार फॉर बी टू सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डीएल बार फॉर सी टू डी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डीएल बार फॉर डी टू ए। तो ये चार पार्ट्स में अपन ने इसको तोड़ लिया, क्यों, क्योंकि डीएल का डायरेक्शन वही अपन ने बता दिया। ठीक है, अच्छी बात है। अब ए से बी में कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि डीएल और, ये देखना ध्यान से, ये जो तुम्हारा डीएल है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये समथिंग पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, बी से सी वाले में आना जरा। तो इसमें जो तुम्हारे डीएल का डायरेक्शन है वो ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है भाई, ये है। तो एक बार खुद ही बताओ कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो जीरो, ये दोनों 90 डिग्री पर है, तो डॉट प्रोडक्ट तो जीरो हो जाएगा ना, ई बार डॉट डीएल बार, क्योंकि 90 डिग्री पर है तो ई डीएल कॉस 90 बनेगा, कॉस 90 जीरो। तो इस वाले पूरे रीजन में जितने भी डीएल आएंगे वो इस तरफ आएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में आएगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट तो जीरो बन जाएगा, तो ये ई बार डॉट डीएल बार बी टू सी के लिए जीरो बन जाएगा। तो ये पूरा इंटीग्रेशन जीरो हो गया यहाँ से। अच्छी बात है भाई। चलो फिर सी टू डी में आते हैं। अब सी टू डी वाले रीजन में अगेन तुम्हारे डीएल का डायरेक्शन क्या है, ये वाला डीएल बार का डायरेक्शन, और तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये। तो ये कुछ नेगेटिव वैल्यू देगा, है ना, ये कुछ नेगेटिव वैल्यू देगा अभी के लिए मान लो। और फिर डी टू सी वाले में आओगे तो तुम देखोगे डीएल का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर की तरफ, है ना। तो अगेन तुम्हें दिख रहा है कि ये जीरो ही देगा, क्योंकि जो है 90 डिग्रीज पर है, तो ये भी जीरो हो गया। हम्म, तो अपने को अब यहाँ से मिला कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों टोटल जोड़ करके जीरो होना चाहिए, यानी कि जितना ये पॉजिटिव है उतना ही ये नेगेटिव होना चाहिए। समझ में आई बात। अगर ये ज्यादा हो गया और ये कम हो गया तो नेट एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, और अगर ये ज्यादा हो गया ये कम हो गया तो एक नेट नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो कहना क्या चाह रहे हैं हम कि ई बार डॉट डीएल बार का इंटीग्रेशन ए से बी में जो है, वही ई बार डॉट डीएल बार का इंटीग्रेशन सी से डी में होना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है ना। तो वो कब होगा, ये लेंथ तो सेम ही है, स्क्वायर लूप लिया ना अपन ने, ये लेंथ तो सेम ही है ना, इस लेंथ को मैं कुछ बोल सकता हूँ, लेट से एल, और ये इधर भी एल है। तो ये एक्चुअल में इक्वल कब होंगे, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इन दोनों रीजन में इक्वल होना चाहिए, है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दोनों रीजन में इक्वल हो, उस टाइम पर तुम ऐसा कह सकते हो कि हाँ ये जो है इंटीग्रेशन नेट में जीरो हो जाएगा। बट अगर ये इस तरीके का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो एक चीज तुम भी जानते हो, जहां पर डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पर जो है ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है, और जहां पर लेस डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पर कम मैग्नीट्यूड होता है। ये हो सकता है मैंने तुम्हें नहीं बताया, तो एक पॉइंट ये भी तुम लिख सकते हो कि डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस हैं तो इसका मतलब होता है लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, है ना। और अगर लेस डेंस है ना, मतलब दूर दूर है, तो लेस मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये भी एक चीज होती है। तो ये चीज समझ में आ रही है, अगर ये दोनों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें ज्यादा डेंस दिखेगी और यहाँ पर कम डेंस दिखेगी इस वाले रीजन में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा पूरे ही रीजन में, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा, बट लेंथ तो दोनों में सेम है। तो ये इंटीग्रेशन नेट नेट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो एक नेट पॉजिटिव वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी, क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू कम होगी और प्लस वाली वैल्यू ज्यादा होगी। तो ऐसा क्या हो सकता है, नहीं। तो एक चीज लिख सकते हो, यहीं पे लिख लो, फॉर अबव फिगर
इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर डेंस इन A to B region than C to D region. So integration of E bar dot dl bar will give a positive non-zero value which is not possible. विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल ही नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंजर्वेटिव फील्ड होती है ना, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट, आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट। और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये बहुत सारे टीचरों ने छुड़वा दिया होगा, स्पेशली यूट्यूब पर या फिर ऑनलाइन वाले टीचर्स, मतलब मैक्सिमम लोग छुड़वा देते हैं, जिनको ये बताना होता है ना कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो वो लोग इसको छुड़वा देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ समझने में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही होगी, मुझे समझ में आ रहा है, बट थोड़ा सा टाइम दोगे समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, सीधे सीधे कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, थोड़ा ध्यान से पेशेंस से समझो। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देखना, ठीक है। तो इसलिए ये हमेशा इक्विडिस्टेंट होनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है ना, हमेशा ऑलवेज इक्विडिस्टेंट होगी। ये अपन ने जो यहाँ पे लिखा, ये स्टेटमेंट इस तरीके से ट्रू है। आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। अब हाँ, एक पॉइंट मैंने इसमें बीच में बताते बताते बता दिया कि डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन दैट रीजन, लेस डेंस है तो लेस मैग्नीट्यूड होगा। ये तुम यहाँ पर देख भी सकते हो, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पर इमेजिनरी स्फीयर ऐसे इस तरीके से इमेजिन करो, तो इस वाले स्फीयर में देखो, और अब जो मैं बाहर स्फीयर बना रहा हूँ बाहर देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। तो जो अंदर वाला स्फीयर है ना, इसमें तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास पास दिख रही होंगी, तो कम डेंस, मतलब ये ज्यादा डेंस है। और जो बाहर वाला स्फीयर है ना, उसमें थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी दूर हो गई और, है ना, तो ये कम डेंस है। तो ये क्या बता रहा है कि जितना पास जा रहे हैं ना इस पॉजिटिव चार्ज के, जितना पास जा रहे हैं ना, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, और जितना दूर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जा रहा है। ये तुम भी देख सकते हो। और इसका एक्सप्रेशन अगर तुम्हें याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, मेरे ख्याल से याद होना चाहिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो ये चीज दिख भी रही है भाई कि अगर आर जितना हम कम कर देंगे आर को, यानी कि जितना हम इस पॉजिटिव चार्ज के पास जाएंगे, ज्यादा डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेंगी। इसका मतलब उस रीजन में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है कंपेयर टू जो बाहर का रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी सी दूर हो गई है। तो ये चीज भी क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। जैसे अब इस वाले फिगर में देखो, तो इस अगर मैं इस तरीके से क्रॉस सेक्शन बना लूं, ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ा ज्यादा पास पास है कंपेयर टू ये वाला क्रॉस सेक्शन जिसमें थोड़ी सी दूर दूर हो गई है। तो हम एक चीज प्रेडिक्ट यहाँ पे साफ साफ कह सकते हैं कि इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कंपेरेटिवली इससे कम है, ठीक है। और ये सारा का सारा एनालिसिस हमने केवल इस बेसिस पे बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी देखते हुए। और इस पर डायरेक्टली सवाल भी पूछ सकता है एडवांस, शायद एक आध बार पूछा भी है, ठीक है। पर एक अच्छा सवाल अभी मैं तुम्हें कराऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एडवांस का, ठीक है। और इस तरीके का भी शायद पूछा है एक बार, ठीक है। चल, तो मैं एक चीज यहाँ पे जो अभी तुम्हें कह रहा था वो तुम यहाँ पे लिख भी सकते हो कि अगर इस रीजन में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलूँ, इस पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये है और इस रीजन में ईबी है, तो हम कह सकते हैं साफ साफ इस फिगर को देख करके कि ये जो है वो ईबी से ज्यादा है। बेसिकली मैग्नीट्यूड वाइज की बात हो रही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इस तरीके का, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं जो भी है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, सिंपल, ठीक। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की थोड़ी और बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट अ नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी केस होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें ऐसे ही देखने को मिलेंगी, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हुई नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती हुई। पॉजिटिव चार्ज वाला अभी अपन ने जो बनाया था वही है, इस तरीके से ऐसे। अब एकदम फ्लैट स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा हूँ तो टाइम लग जाएगा, है ना, इस तरीके से, है ना। नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर इस तरीके से तुम्हें टर्मिनेटिंग वाली मिलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, है ना, इस तरीके की, है ना। और अगर ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्सचर बनाओगे, है ना, ध्यान से देखना, अगर इस तरीके का तुम्हें मिल जाए चार्ज सिस्टम, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है एक नेगेटिव चार्ज रखा है, तो पहली बात इसके इधर वाले पोर्शन में तुम सीधे सीधे ऐसे बना सकते हो, है ना, ठीक है। फिर इधर पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव में टर्मिनेट होगी, कुछ इसमें से आगे निकल जाएगी, ठीक है। ये नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी, इस तरीके की होगी, ठीक है, कुछ आगे निकल जाएगी। फिर ये कुछ ऐसे नेगेटिव, है ना, एक मिनट सॉरी, ये क्या बना दिया, अरे हम्म, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है,
नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ तुम्हें सिस्टम इसका बेसिकली देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो देख करके। बस इतना ध्यान रखना है कि पॉजिटिव से हमेशा ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। और ऐसे ही कहीं भी ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हुई तुम्हें नहीं मिल जाएगी कि ऐसे हवा में कहीं से भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट और टर्मिनेट हो रही है। हमेशा जहां से ओरिजिनेट हो रही है वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, और जहां पर टर्मिनेट हो रही है वहां पर एक नेगेटिव चार्ज होगा। अब तुम बोलोगे भैया कि यहाँ पर कहाँ टर्मिनेट होती हुई दिख रही है अगर केवल पॉजिटिव चार्ज है। तो हम इसमें वही मान के चलते हैं कि एक बहुत इन्फिनिटी पर चार्ज रखा है, नेगेटिव चार्ज है ना, बहुत दूर है, तो वो अपने को दिख नहीं रहा है यहाँ पर अल्टीमेटली ये टर्मिनेट उसी नेगेटिव पर जाकर के हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं। चलो, ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिव चार्ज। और ऐसे बीच में कहीं से भी तो ओरिजिनेट टर्मिनेट नहीं हो सकती है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, नेगेटिव चार्ज में घुसेगी। तो इसी चीज से तुम्हें एक चीज और समझ में आ गई होगी यही साफ साफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, फॉर्म क्लोज लूप। तो दिख ही रहा है कि हमेशा पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में जा रही है। तो क्लोज लूप ये तब बनता है जब नेगेटिव से पॉजिटिव भी कुछ लाइंस होती ना, तब जाकर के ये पूरा लूप बनता है इस तरीके का। बट नेगेटिव से पॉजिटिव तो कभी पॉसिबल ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव इसी तरीके की लाइन दिखेंगी, कभी लूप तुम्हें नहीं मिलेगा। तो साफ साफ समझ में आ गया भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डोंट फॉर्म क्लोज लूप। अनलाइक अभी तुम आगे मैग्नेटिक फील्ड देखोगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, नॉर्थ से साउथ जा रही होती है बाहर, और साउथ से नॉर्थ जा रही होती है अंदर, ऐसा। तो वो इस तरीके की कुछ क्लोज लूप टाइप की बना लेती है। बट इसमें ऐसा नहीं है, ये भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये अपना इन्फिनिटी की तरफ, ये इन्फिनिटी से आते हुए। तो कुल मिला करके पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो इसमें क्लोज लूप जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट फॉर्म क्लोज लूप, ये हो गया, है ना। चलो, बढ़िया हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, है ना। डिफरेंशिएबल का मतलब दे आर स्मूथ, दे डोंट हैव शार्प एजेस, दे डोंट हैव शार्प एजेस। तो वैसे ये कंटिन्यूअस, ये स्मूथ, शार्प एजेस ना होना, ये थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज है। अगर इंजीनियरिंग तुम टेक्निकल लैंग्वेज की बात करोगे, तो अगर तुमने अभी तक मैथ्स में लिमिट डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लिया होगा, तो तुम डिफरेंशिएबल से एकदम डायरेक्टली रिलेट कर पा रहे होगे। बट अगर नहीं पढ़ा तो तुम इतना समझ लो, स्मूथ होती है, दे डोंट फॉर्म शार्प एजेस, अभी के लिए समझ लो। डिफरेंशिएबल समझ जाओगे तो तुम अपने आप समझ में आ जाएगा क्या बात कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसा क्यों भाई, है ना, चार पेजेस क्यों नहीं बनाएगी, जरा बना करके देख लो। जब भी ऐसा कुछ आए ना, ये क्यों दिमाग में आना चाहिए। कभी भी ऐसे रट मत लो कोई भी चीज को फिजिक्स में, ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्यों भाई, है ना। तो देखो, अगर इस तरीके की मैं चार पेजेस इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट यार, थोड़ा सा मेरे को एक ही लाइन बनाना चाहिए था। अरे यार, ड्राइंग, टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ड्राइंग में ही हो जाता है। चलो ठीक है ना, ये हो गया। इस तरीके की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लूं तो प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई। तो देखो दिक्कत ये आ रही है, जैसे मैं ये एज वाला पॉइंट पकड़ूं। अभी हमने ऊपर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो दैट इज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अगर मैं इस कॉर्नर वाले पॉइंट को पकड़ूं, तो इस पर मैं टेंजेंट ऐसा भी बोल सकता हूँ। अगर मैं इंसिडेंट आने वाली रे के हिसाब से देखूं तो ऐसे भी टेंजेंट बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और अगर जाने वाली रे के हिसाब से देखूं तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ डायरेक्शन। तो यहाँ से आ गई टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हो नहीं सकता ना कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के, दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट कर रहा, कभी नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके के शार्प एजेस तुम्हें कभी देखने को नहीं मिलेंगे, या फिर तुम इसको ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि अगर शार्प एजेस मिल जाते हैं तो वो कर्व नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो डिफरेंशिएबल होगा हमेशा। ठीक है, और कंटिन्यूअस तो होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़े रीजन में है फिर नहीं है फिर है, ऐसा नहीं हो सकता ना। हमेशा पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव तक जाएगी, बीच में कहीं टूटे फूटेगी नहीं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। चलो, ये भी हो गया भाई। अब एक पॉइंट कंडक्टर से रिलेटेड होता है। ठीक है, वो देख लो। इस तरीके का अगर अपने पास कोई कंडक्टर है ना, कंडक्टर, तो पहला पॉइंट तो ये कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे लेट से अगर मैं इस पर कोई भी चार्ज दूंगा, ठीक है, इस कंडक्टर पर मैंने कोई क्यू चार्ज ला करके मेरे को देना है, प्लस क्यू टाइप का, तो हमेशा उसके आउटर सरफेस पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा वो तो डिपेंड करता है। ठीक है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कैसा भी हो सकता है, बट इस तरीके से आउटर सरफेस पे आ जाएगा, अंदर नहीं जा सकता चार्ज कंडक्टर के। ठीक है,
ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं आ सकता। ठीक है, हमेशा कंडक्टर के आउटर सरफेस पर ये चार्ज रहेगा। चलो, आउटर सरफेस पर चार्ज हो गया। अगर अंदर चार्ज ही नहीं है, अगर अंदर चार्ज ही नहीं है, ठीक है, यानी कि हम यहाँ से बोल रहे हैं अगर अंदर चार्ज ही नहीं है, बेसिकली अंदर चार्ज नहीं है, तुम ये भी प्रूव कर सकते हो इलेक्ट्रिक, जब अभी हम गॉस लॉ पढ़ेंगे ना तो इसको मैं प्रूव भी कराऊंगा तुम्हें कि अंदर चार्ज क्यों नहीं है। ठीक है, अंदर चार्ज नहीं है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है कंडक्टर के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कंडक्टर का जो सरफेस होता है ना, जो कंडक्टर का सरफेस होता है, सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल। तो अभी तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, बस यहाँ लिख करके छोड़ दो, मैं तुम्हें पोटेंशियल पढ़ा लूंगा, गॉस लॉ पढ़ा लूंगा, तब बताऊंगा। ठीक है, अभी तुम इतना समझ लो कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होती है और जो है तुम्हारा नेट अंदर कोई चार्ज भी नहीं होता, मतलब कोई भी चार्ज अगर मैं इस कंडक्टर को दूंगा तो इस तरीके से उसके आउटर सरफेस के ऊपर ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। और अंदर इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, ये वाली पूरी वॉल, अंदर वाली वॉल खाली है, तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, सारा चार्ज वॉल के बाहर है। तो जो फील्ड विल्ड भी होगी वो बाहर होगी, अंदर कुछ नहीं होगा। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखने का है। इसका प्रूफ मैं तुम्हें गॉस लॉ के टाइम कराऊंगा। ठीक है, चलो। दूसरा पॉइंट ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं तो यहाँ से ऐसे इस तरीके से ओरिजिनेट होंगी, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर होंगी, इस तरीके से, है ना। हमेशा इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, किसी भी पॉइंट पे बना लो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्यों भाई? तुरंत क्यों आना चाहिए दिमाग में, है ना, केवल रटना नहीं। क्यों आएगा ऐसा, ध्यान से देखना। मैं एक काम करता हूँ, किसी एक पॉइंट पर जो है इस तरीके का, जैसे इस पॉइंट पर है, मैं इस तरीके की बनाने की कोशिश कर लेता हूँ, नॉन, मतलब ये 90 डिग्री पर नहीं है, इस तरीके की मैंने बनाने की कोशिश कर ली। ठीक है, तो तुरंत से तुम्हें एक चीज देखने को मिलेगी यहाँ पर। इसका जरा कंपोनेंट लेना, एक आएगा इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जैसे अगर मैं इसको ई नॉट बोल रहा हूँ, तो एक आएगा ई नॉट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक आएगा इसका सरफेस के अलोंग, ई नॉट अलोंग द सरफेस, है ना, या ई नॉट पैरेलल बोल दूं इसको, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो जैसे ही ये पैरेलल कंपोनेंट आया ना, तो इस पर्टिकुलर चार्ज को, ये जो अपन ने चार्ज यहाँ पर रिसाइड कराया है, इस पर बैठाया है, यहाँ पर जो ये चार्ज है इसके सरफेस पर, ये इस तरीके से इसके पैरेलल चलने के लिए तैयार हो जाएगा, मतलब ये चार्ज इस पर मूव करने लगेगा कंडक्टर के सरफेस पर। और सरफेस पर अगर चार्ज मूव कर गया तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन ही नहीं रही, फिर तो करंट फ्लो हो गया। अगर चार्ज फ्लो होना यानी कि करंट फ्लो होना, है ना, चार्ज का फ्लो ही करंट होता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक करंट आ जाएगा, और करंट आ गया तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन ही नहीं रही, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए पैरेलल कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकती। अगर पैरेलल कंपोनेंट आ गया तो मतलब चार्ज सरफेस पर फ्लो कर जाएगा, सरफेस पर अगर चार्ज फ्लो कर गया तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन ही नहीं रही, यहाँ पर करंट फ्लो हो गया। तो ऐसी चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमेशा जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हो पहले, सच ई नॉट टाइप इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल। अभी मैं नीचे रीजन लिखा दूंगा कि क्यों, जो मैंने तुम्हें अभी बता दिया वही लिखवा देता हूँ। तो यहां से देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, है ना। अगर ये प्लस की जगह माइनस चार्ज होता, यहीं पे नीचे एक छोटा सा फिगर बना के दिखा देता हूँ, अगर इस तरीके का कुछ माइनस चार्ज इस पर होता, इस तरीके का माइनस क्यू टाइप का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगेन परपेंडिकुलर होती, बट अब की बार इस पर टर्मिनेट हो रही होती, इस तरीके की, है ना, इस तरीके की। ठीक है, अब इसी चीज को मैं जरा लिखवा देता हूँ तुमको। ठीक है, तो छोटे से पॉइंट्स में लिख लो। पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर प्रेजेंट, नेवर प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर रीजन। तो कंडक्टर के रीजन के अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो अपन ने सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा था, कहाँ गया, एक मिनट, कहाँ गया वाला पॉइंट, ये वाला, ये हो गया। तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या ई बार लाइन ऐसे ही लिखता हूँ मैं तो हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट, ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर।
परपेंडिकुलरली, क्यों, ये मैंने तुम्हें बता दिया ऊपर रीजन। ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, चाहो तो एक लाइन में लिख दो, मैं अपनी लैंग्वेज बोलता हूँ, अदरवाइज सरफेस करंट विल एग्जिस्ट ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड इट will no longer be अ कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो नहीं रह जाएगी, जो मैंने तुम्हें वहां पे बोला था, है ना, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा दिया कि फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन नहीं रह जाएगी, चार्ज मूव करेगा, यानी कि करंट फ्लो करेगा, सरफेस पर करंट आ गई तो फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही नहीं रहा, तो फिर जितनी भी हम एनालिसिस कर रहे हैं सब बेकार है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा परपेंडिकुलरली होना चाहिए, ओरिजिनेट और टर्मिनेट। चलो, अब इसी पर एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं जो जेई एडवांस ने खुद पूछा हुआ है पहले, है ना। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया था, देयर इज अ, पहले लैंग्वेज लिख लो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन सम रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सम रीजन, suddenly a conductor is put in that region, suddenly a conductor is put in that रीजन। तो एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसमें हमने ला करके कंडक्टर रख दिया। तो अब कैसा सिचुएशन है, मैं पहले तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो पहली बात यह है तुम्हारा कंडक्टर, ठीक है, इस तरीके का स्पेरिकल कंडक्टर है, जिसमें इधर तुम्हारे कुछ इस तरीके से माइनस चार्ज है, इधर प्लस चार्ज है। एक्चुअली बाहर की तरफ ही होना चाहिए, मैं अंदर की तरफ बना दे रहा हूँ, अंदर की तरफ रॉन्ग हो जाएगा थोड़ा, है ना। इस तरीके से माइनस चार्ज है, बाहर की तरफ इस पर ऐसे प्लस चार्ज है, इस तरीके का सिचुएशन होना चाहिए। ठीक है, कंडक्टर भी नहीं, एक्चुअली में ये इंसुलेटर होना चाहिए, इस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इंसुलेटर में पॉसिबल है, बट चलो ठीक है, कोई नहीं। जो भी लैंग्वेज है, मेरे ख्याल से लैंग्वेज मैंने कहीं गलत नोट कर ली है, कोई नहीं। बस इस तरीके से समझ में आना चाहिए कि ये कंडक्टर है, ये हमने ला करके इस तरीके से रख दिया, ठीक है, अच्छी बात है। हम्म। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है कुछ, ध्यान से देखना, इनको नंबर भी दिया है उसके बाद। पहली लाइन है ये, फर्स्ट लाइन, ठीक है। सेकेंड लाइन है ये, ठीक है। थर्ड लाइन है ये, ये एक्चुअली कंडक्टर का सेंटर है, ठीक है, ओ सेंटर ऑफ कंडक्टर, ठीक है, इससे पास होती हुई है। फोर्थ लाइन है ये, ध्यान से देखना, ठीक है। और फिफ्थ लाइन है ये, तो ये पांच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बनाई हुई है, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो अब तुम्हें बताना है विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रॉन्ग। क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रॉन्ग, तो इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रॉन्ग है, ये तुम्हें बतानी है, ठीक है। चलो, तो ये जितना कॉन्सेप्ट अभी अपन ने डिस्कस किया ना, उसी से आया डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखते हैं, ठीक है, क्या ये सही है कि गलत है। तो ध्यान से देखो, ये कहीं इन्फिनिटी से आ रही है, कहीं इन्फिनिटी को जा रही है, ठीक है, इस तरीके से। इधर पे थोड़ा सा ऐसे ये घूमी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये डिफरेंशिएबल, यहाँ पर देखो कहीं पर भी ऐसे शार्प टर्न नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, शार्प कॉर्नर टाइप का नहीं दिख रहा है। तो ये वाली लाइन तो हर तरह से मेरे को सही लग रही है, तो ये वाली एकदम सही है। सेकंड वाली देखो, सेकंड वाली में एक दिक्कत है, ये देखो, ये यहाँ पर जो टर्मिनेट कर रही है ना इस कंडक्टर पर, ये राइट एंगल पर टर्मिनेट नहीं कर रही,
जो कि नहीं हो सकता, राइट एंगल पर ही टर्मिनेट करनी पड़ेगी, वरना अभी हमने देखा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये लाइन गलत हो गई। थर्ड वाली लाइन देखो, ये राइट एंगल पर तो टर्मिनेट कर रही है, बट ये देखो इसमें एक कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ गई। क्या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकती है? नहीं। तो ये वाली भी गलत हो गई। चौथी देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इन्फिनिटी से आ रही है, कंडक्टर पर परपेंडिकुलरली टर्मिनेट हो रही है ये भी, और फिर वापस निकल जा रही है, तो ये वाली भी एकदम सही है तुम्हारी। और पांचवी बिल्कुल सिमिलर एज वन ही है, तो पांचवी भी सही है। तो रॉन्ग कौन सी हुई? 2 and 3 आर रॉन्ग। यहाँ से देखा 2 and 3 आर रॉन्ग। अब इनके रीजंस क्या है मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ तुमको, ठीक है। पहला 2 वाले का रीजन तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुड टर्मिनेट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुड टर्मिनेट एंड ओरिजिनेट परपेंडिकुलरली, जो कि नहीं है यहाँ पर, है ना, तो इसलिए ये गलत है। सेकंड वाली में, थर्ड वाली में क्या दिक्कत आ गई भाई, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर शुड बी जीरो, बट ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये इसीलिए, मतलब बेसिकली यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसलिए गलत है ये, ठीक है। तो ये कुछ नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर भी आ गई, जो कि नहीं हो सकता, तो इसलिए ये दोनों तुम्हारे अलग अलग गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब एक पॉइंट और थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ध्यान में लोगों के होता है, ठीक है, कि लेट्स से मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस तरीके की, इसमें मैंने ला करके कोई एक चार्ज रखा, मतलब बेसिकली यहाँ पर कोई एक चार्ज है, या तुम ऐसा बोलो पहले चार्ज था, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें, क्या कहते हैं, इस तरीके का क्यू टाइप का चार्ज था, प्लस क्यू टाइप का, इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दी, है ना। तो क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन तुम बता सकते हो इसका? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चीज तो क्लियर है कि इस इलेक्ट्रिक, ये जो क्यू चार्ज रखा है ना, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये होगा, है ना, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स का डायरेक्शन भी यही होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन तो यही होगा, ठीक है, जो इस पर अपन ने टेंजेंट लिखा। बट अगर ये पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर होता, अगर ये रेस्ट पर होता, तो इसका मोशन भी इसी डायरेक्शन में होता, बट अभी लेट से मान लो इसके पास कोई एक वेलोसिटी हो सकती है, हो सकता है इसके पास इस तरीके की कोई एक वेलोसिटी हो, v0 बार, इस तरीके की। तो अब तो इस पे वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये है, तो ये एक्सेलरेशन अपना कुछ इफेक्ट दिखाएगा, इसके तुम कंपोनेंट नंबर ले सकते हो, इसके अलोंग इसके अलोंग, तो अब इसकी वेलोसिटी कुछ और आएगी, बट क्या वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन में आएगी? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी हो सकती है ना भाई, अब जो है पहले से वेलोसिटी थी, फिर ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दे रहा है तुम्हें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये तुम्हें एक एक्सेलरेशन का आइडिया दे सकता है कि हाँ अब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा इस चार्ज पार्टिकल में, अगर मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया तो। बट क्या उसका मोशन भी उसी डायरेक्शन में होगा? नहीं। मोशन डिपेंड करता है कि चार्ज पर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी और बाकी चीजें, मतलब एक चीज कंसेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, कि जो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन देती हैं, वो देती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड से तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अलोंग, नेगेटिव चार्ज है तो इसके अपोजिट हो जाता, ठीक है। लेकिन क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन भी वही होगा? नहीं। डायरेक्शन ऑफ मोशन डिपेंड कर सकता है, क्योंकि जैसे अभी इनिशियल वेलोसिटी है, इस पर एक्सेलरेशन को दिया, तो हम यहाँ पर काइनेमेटिक्स वगैरह लगाएंगे कि इक्वल टू यू प्लस एटी वाला वेक्टोरली लगाओगे, फिर तुम्हें कुछ और मिलेगा, वैसे भी दे सकते हो, इसका कंपोनेंट लोगे एक इधर आएगा एक इधर आएगा, तो ये एक्सेलरेशन कुछ इस तरफ ले जाना चाहेगा, ये एक्सेलरेशन जो है इसको थोड़ा सा इधर की स्पीड को बढ़ाना चाहेगा, तो नेट कुछ स्पीड इधर आएगी कुछ इधर आएगी, और उनका रिजल्टेंट कुछ इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है कहीं भी आ सकता है, और उस रिजल्टेंट पर डिपेंड करता है कि ये पार्टिकल किस तरफ घूमेगा, ठीक है। तो यहां से क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या तुम्हें डायरेक्शन ऑफ मोशन बता सकता है? नहीं, वो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता सकता है, तो ये चीज तुम यहाँ से लिख सकते हो। एक चीज लोग जो गलत ध्यान में रख लेते हैं, तो उसको ध्यान में रखो, इट इज रॉन्ग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट इज रॉन्ग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके का कभी स्टेटमेंट ऐसे रीजन में भी दे सकता है, ठीक है, जेई मेन में भी, कि पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में मूव करता है, नहीं, मूव नहीं करता, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी, ऑन अ पॉजिटिव चार्ज इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वहां से तुम एक्सेलरेशन बता सकते हो, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। बट क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन वही होगा? नहीं, डायरेक्शन ऑफ मोशन डिपेंड कर सकता है बाकी चीजों पर भी। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे तुम्हें बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, जो तुम्हारा थोड़ा सा फेमिलियर एग्जांपल है, ठीक है। लेट से ये ग्राउंड है, लाइक दिस, ठीक है। इस पर ये तुम्हारे पास एक पार्टिकल है ना, क्यू कॉमा एम, इसका क्यू चार्ज है, एम वो है क्या कहते हैं तुम्हारा, ये चलो मास हटा ही देता हूँ मैं, केवल क्यू चार्ज है, ठीक है। अभी हम ग्रेविटेशन फोर्स को ले ही नहीं रहे, केवल क्यू चार्ज है। इसको मैंने क्या किया, यहाँ से इस तरीके से एक वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो बेसिकली ये प्रोजेक्टाइल जैसा बन गया एट एन एंगल थीटा, ठीक है। और इस पूरे रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट माइनस जे कैप, इस तरीके का। अगर मैं इसको आई कैप, इसको जे बोल देता हूँ, इस तरीके का। तो ये ई नॉट माइनस जे कैप की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैंने इस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया। तो ये बिल्कुल कुछ उसी तरीके का बन गया कि ये पार्टिकल का जो मोशन होगा ना, वो कुछ तुम्हें इस तरीके का देखने को मिलेगा, जिसमें कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है ये, और मोशन का डायरेक्शन तुम देख सकते हो, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर करोगे तो मोशन का डायरेक्शन ये है, तो हमेशा मोशन का डायरेक्शन डिफरेंट है। तो बेसिकली ये एक्सेलरेशन बता सकता है, क्योंकि इस पार्टिकल का अगर मैं किसी जनरल पॉइंट पर एफबीडी बनाऊं, है ना, लेट्स से आ, ये मेरा पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि इस पर जो फोर्स लगेगा, एकमात्र फोर्स लगेगा, क्योंकि मैं एमजी को भी इग्नोर कर रहा हूँ इस समय, केवल एक ही फोर्स लगेगा, वो कितना होगा, ई नॉट इंटू क्यू, या क्यू ई नॉट बोल सकता हूँ, जो कि नीचे की तरफ लगेगा। लेकिन इसकी वेलोसिटी, यानी कि इसका मोशन किस तरफ हो रहा है इस समय, इस तरफ हो रहा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। तो क्या ये वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं, अलग है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वही इस पर नेट फोर्स का, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन है, वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। तो ये एक तरीके से तुम एक और एग्जांपल से इसको समझ सकते हो। तो आई होप तुम्हें अब ये चीज फील हो गई होगी कि कैसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो कि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मिलता है, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन से सेम नहीं होता, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। वो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। अब मैंने ऑलमोस्ट 10 बार ये लाइन बोल दी है, तो मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग में ये घुस गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार, तो इसी के साथ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला पार्ट कंप्लीट होता है, आई गेस इसमें कुछ बचता नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ, है ना। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यार आगे बढ़ते हैं, अगला जो अपना टॉपिक है दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देख सकते हो, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल देखेंगे, तो इस पर बेसिकली कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हारे, है ना। तो हम एक क्वेश्चन ही लेते हैं और वहीं से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। चलो, हम्म, कलर चेंज करते हैं, ऑरेंज से लिखते हैं। इसमें कमेंट करके बताना कि ऑरेंज कलर से क्वेश्चन ठीक लग रहा है या पिंक, तो मैं उस हिसाब से आगे के लिए देखूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख सकते हो, अ पार्टिकल हैविंग चार्ज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अ पार्टिकल हैविंग चार्ज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड मास 1.6 into 10 raised to the power minus 30 kg is projected with an initial speed u, is projected with an initial speed u at an angle 45 degree, at an angle 45 degrees to the horizontal from the lower plate of a parallel plate capacitor। अच्छा, ये कैपेसिटर में कंफ्यूज मत हो जाना, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। इसको फिगर अभी क्वेश्चन के बाद में बताता हूँ, नोट कर लूँ फिर बताता हूँ, ठीक है।
वैसे मैंने तुम्हें एक आइडिया दिया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनता है थ्योरी में, जब मैंने तुम्हें चार्ज शीट बताया था ना वहां पर। ठीक है। हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द लोअर प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फ्रॉम द लोअर प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन फिगर। ठीक है, अभी फिगर में बना रहा हूँ। ठीक है। द प्लेट्स आर सफिशिएंटली लॉन्ग, द प्लेट्स आर sufficiently long and have a separation of 2 centimeter and have a separation of 2 centimeter. Find the maximum value of the velocity of the particle। यार ये क्वेश्चन मेरे को नोटेड ले आना चाहिए था, चलो अगली बार से मैं यही करूंगा। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तुम्हें लेकिन थोड़ी दिक्कत आएगी नोट्स बनाने में, तुम्हें पॉज करके बनाना पड़ेगा। सो दैट इट डज नॉट हिट द अपर प्लेट, doesn't hit the upper plate। Take electric field between the plates as take electric field between the plates as 10 raised to the power 3 volt per meter directed towards। चलो अब फिगर बनाते हैं। इस तरीके का फिगर गिवन है। हम्म, यहाँ से u वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, दिस डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ऊपर की तरफ 10 रेज़ टू पावर 3 वोल्ट पर मीटर की। ठीक है, ये हो गया। चलो ये फिगर गिवन है, अब एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। अ पार्टिकल हैविंग चार्ज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी कि चार्ज कितना है भाई इस पार्टिकल का चार्ज, यहीं के यहीं लिख लो ना, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। माइनस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज ही तो होता है। मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻⁻⁰ होता है। ठीक है। मास कितना है भाई? 1.6 × 10⁻⁻30 kg, ये भी लिख लो। डन, ये भी हो गया। इस प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल स्पीड u at an angle 45 degree to the horizontal from the lower plate of a parallel plate capacitor as shown in figure। ठीक है। तो ये 45 डिग्री विद द लोअर प्लेट ऑफ कैपेसिटी, ये लोअर प्लेट है, ये पैरेलल प्लेट का अपर प्लेट है। अच्छा, ये कैपेसिटर में जो तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसे दो इनफाइनेटली चार्ज शीट्स इस तरीके से, मतलब इस पे यहाँ चार्ज होगा इस तरीके से प्लस टाइप का, है ना। या बेसिकली ये तो फील्ड ऊपर दिख रहा है तो मतलब प्लस यहाँ पर होगा, ये प्लस चार्ज होगा, है ना, और ये माइनस चार्ज होगा। ठीक है, इस तरीके का।
तो इस तरीके का होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रीजन में यूनिफॉर्म होती है, वो आती है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, एक का होता है तो दो, इसकी वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट ऊपर की तरफ, और इस माइनस की वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट ऊपर की तरफ, तो नेट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने तुम्हें वहां पर बताया था जब मैंने तुम्हें शीट बताई थी ना, वहां पर। ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऊपर की तरफ। ये चाहता तो यहाँ पर ई ना दे करके सिग्मा भी दे सकता था, बट इसने तुम्हारा काम थोड़ा आसान कर दिया, डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड ही दे दी भाई, कि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पूरे रीजन में। ठीक है, अब इसके बाद कैपेसिटर कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि कैपेसिटर का यूज तब आता अगर तुम्हें इसका सिग्मा देता, इस प्लेट का सिग्मा देता, तो तुम्हें लिखना पड़ता कि अंदर की तरफ जो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी तुम्हें फिर पता होनी चाहिए थी। ठीक है, बट ये तुम्हारा काम आसान हो गया है, तो यही है। ठीक है, तो कैपेसिटर से कंफ्यूज मत हो। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन फिगर, द प्लेट्स आर सफिशिएंटली लॉन्ग एंड हैव अ सेपरेशन 2 सेंटीमीटर। तो ये प्लेट्स जो है 2 सेंटीमीटर सेपरेशन, सफिशिएंटली लॉन्ग मतलब वही इनफाइनाइट प्लेट की तरह तुम इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, द प्लेट्स आर सफिशिएंटली लॉन्ग एंड हैव अ सेपरेशन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब इस u की मैक्सिमम वैल्यू अपने को बतानी है, सो दैट इट डज नॉट हिट द अपर प्लेट, ताकि ये इस अपर प्लेट को हिट ना करे। तो ये तो कुछ कुछ प्रोजेक्टाइल जैसा लग रहा है यार। सबसे पहला काम क्या करें अपन, इसको रिजॉल्व करें। तो इधर आएगा u cos 45, यानी कि u बाई रूट टू लिख दूं सीधे सीधे, और इधर भी आएगा u बाई रूट टू। अच्छी बात है। अब ये कह रहा है कि इसकी कितनी मैक्सिमम वैल्यू कर दूं कि ये इस पे हिट ना करे। तो बेसिकली अगर ये u बाई रूट टू यहाँ ऊपर पहुंचने के साथ साथ, मतलब इसका जो मोशन होगा ये कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा अपने को, प्रोजेक्टाइल टाइप का। तो जब ये इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचे यहाँ पर, तब इसका जो यू वाई है वो जीरो होना चाहिए, है ना। यानी कि इस पर्टिकुलर मोशन के लिए अब इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो ये है कि यू वाई तुमने लिखा है कितना, यू बाय रूट टू। ठीक है, और एस तुम्हारा ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि 0.02 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर तुम ये लगा सकते हो कि वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 AS, है ना। जिसमें तुम ये एक्सेलरेशन कहाँ से लिखोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ना। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन मास। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा भाई, यानी कि इसका चार्ज ये -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, 10⁻3। क्या ये फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, क्यों, क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो फोर्स नीचे की तरफ है, तो जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल ये बनता जा रहा है। ठीक है, अपॉन मास लिखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना दिवन है, -30। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आएगा तुम्हारा माइनस में, हाँ, -10⁻⁻19 इंटू 10⁻33। ऐसा ये 30 ऊपर चला जाएगा ना, तो 33 माइनस 19 कितना हो गया भाई, 14। तो -10⁻14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया, मतलब नीचे की तरफ है यही, है ना। तो अब तुम यहाँ पर ये इक्वेशन लगा सकते हो, वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 AS। तो वी वाई तुम्हारा है यहाँ पर जीरो, यहाँ पर मतलब इस पॉइंट पर वी वाई जीरो होना चाहिए यहाँ पर, है ना। और यू वाई तुम्हें गिवन ही है, यू बाई रूट टू, है ना। तो तुम लिख सकते हो यू जीरो इज इक्वल टू यू बाई रूट टू का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है, ये माइनस में आया है, -10⁻14। और वो दिख भी रहा है, क्यों आया है, क्योंकि इस डायरेक्शन को अपन ने पॉजिटिव बोला ना, तो ये माइनस में ही आया है, और दिख भी रहा है कि माइनस में ही आएगा, नीचे की तरफ है ना। तभी तो हम डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट सारा कुछ पॉजिटिव ले रहे हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तभी तो इसको पॉजिटिव लिया, डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेंगे, और एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में है। ठीक है, जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल। ठीक है, यू प्लस मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 A, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻⁻2 मीटर, ऐसा बोल सकता हूँ। सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से मिलेगा तुम्हें, इस पूरे को उधर ले जाऊँ तो मैं बोल सकता हूँ यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू, ये बनेगा तुम्हारा 4 इंटू 10⁻14 - 2 12। तो यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻, सॉरी 8 इंटू 10⁻12, है ना। तो यू की वैल्यू आएगी 2√2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, सिंपल। मतलब बेसिकली जस्ट लाइक काइनेमेटिक्स इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके का तुम्हें अगर क्वेश्चन आता है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है उसमें चार्ज पार्टिकल, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हें काइनेमेटिक्स जैसा ही बनता दिख जाएगा, है ना। अच्छा, अब इस केस में ये प्रोजेक्टाइल भी था, तो एक तरीका ये था, दूसरा तरीका ये है, हम बोल सकते हैं कि ये इसका एच मैक्स जो है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल का एच मैक्स जो है वो 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, मेथड 2 समझो।
है ना। वैसे ही मेथड टू डिराइव इसी से है, क्योंकि एच मैक्स भी अपन इसी तरीके से अलग अलग एक्स वाई में इक्वेशन लिख के डिराइव करते थे। तो मेथड टू क्या कह रहा है, एच मैक्स इक्वल टू जीरो। एच मैक्स का अपने को फॉर्मूला पता होता है, कितना होता था भाई प्रोजेक्टाइल में, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। तो इसकी जगह आप अपने केस में कितना होगा, यू स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना है भाई, थीटा 45 डिग्री था, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2। ठीक है, अपॉन टू। और जी की वैल्यू, अब जी की जगह अपन यहाँ पे रख देंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू जो अपन ने यहाँ से निकाली है, क्यू ई बाई एम करके। कहाँ निकाली थी, ये रही, 10⁻14, है ना। एच मैक्स जीरो नहीं, सॉरी, एच मैक्स तुम्हारा 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो ये हो जाना चाहिए 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻⁻2 मीटर, है ना। बस इसको सॉल्व कर दो अब। तो ये कितना बनेगा तुम्हारा, यू स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें यहाँ से डायरेक्ट दिख रही होगी, 2 × 2 × 2, ये 4 × 2 8 बन जाएगा, × 10⁻12। तो वही यू इक्वल टू 4 2√2 × 10⁻6। तो ये भी कर सकते थे भाई, डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल से इसको कंपेयर कर लो। बेसिकली प्रोजेक्टाइल से कंपेयर कैसे किया, ध्यान से देखना। इस तरीके से यू से छोड़ा है, एट एन एंगल थीटा छोड़ा है, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल बनाएगा। तो प्रोजेक्टाइल में होता था एक्सेलरेशन जी, पर यहाँ पर इसका चार्ज है क्यू, मास है एम। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा, जी की जगह अपन एक्सेलरेशन लिख देंगे, होगा नीचे की तरफ ही, क्योंकि दिख ही रहा है ये माइनस टाइप का चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। या ऐसा भी दे सकता था कि प्लस टाइप का चार्ज बट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, तो भी सिमिलर टाइप की चीज बनती। ठीक। तो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्यू ई, ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड अपॉन मास। ये ये एक्सेलरेशन को तुम फॉर्मूले में जी की जगह रख दो, और सारे प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले तुम इसमें लगा सकते हो। एक क्वेश्चन भी एक बार आया था इस तरीके का, जेई एडवांस 2020 के अंदर। ठीक है, वो क्वेश्चन अगर तुम लोग डिमांड करोगे तो कमेंट करना, जेई एडवांस 2020 क्वेश्चन। अगर एक भी कमेंट आएगा तो मैं उसको आगे नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, अदरवाइज नहीं कराऊंगा तो अपने आप से देख सकते हो। ठीक है, चलो। तो अगर चार्ज पार्टिकल गिवन है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है, तो उसको आप इस तरीके से कर सकते हो। बेसिकली कुछ नहीं होता, अगर एक ही सिंपल सा फंडा होता है भाई, कि तुम्हें उस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से, है ना, मतलब उस पर्टिकुलर चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो लिखना आना चाहिए, वो तुम लिख ही लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। फिर उससे एक्सेलरेशन लिख लोगे, और एक्सेलरेशन लिख लिया, वेलोसिटी गिवन है, फिर तो वो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया ना, कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, फिर तो वो खेलता रहेगा उसमें, अलग अलग काइनेमेटिक्स लगाता रहेगा अलग अलग तरह की। तो वो अलग चीज हो गई। तो इस तरीके से अगर मैं वैरायटी कराने जाऊँ ना, तो मैं बहुत सारे सवाल क्लास में करा सकता हूँ, क्योंकि पूरे काइनेमेटिक्स के सवाल मैं इसकी तरीके से करा सकता हूँ, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें ऐड कर दूँ। ठीक है, बट उसका फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि एक तो चीज ये है कि बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, अपने को पूरा कोर्स भी कंप्लीट करना है। दूसरी चीज, कुछ तुम्हारे लिए भी रहना चाहिए ना यार, वो सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, अपना दिमाग लगाओ, तुम्हें भी तो खुशी मिलनी चाहिए कि भाई मैंने अपने आप से कुछ अलग तरह का क्वेश्चन सॉल्व करा है। अगर सारे क्वेश्चन मैं ही क्लास में करा दूंगा तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। इसलिए तुम्हारे लिए बाकी इस तरह के क्वेश्चन, अब तुम इस तरह का हर क्वेश्चन करने के लिए एलिजिबल हो। दो तरीके हैं, मैंने तुम्हें समझाया। पहली बात तो ये कि सीधे सीधे एक्सेलर फोर्स लिखो, एक्सेलरेशन लिखो, फिर काइनेमेटिक्स लगा दो बेसिकली जैसे लगाते थे। दूसरा, अगर तुम्हें कहीं ये इस तरीके का प्रोजेक्टाइल वाली चीज मिल जाए ना, तो तुम डायरेक्टली प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले लगा सकते हो, बस जी की जगह तुम्हें एक्सेलरेशन लिखना पड़ता है। समझे बात को। तो ऐसे केस कहाँ कहाँ मिल सकते हैं ये भी तुम्हें मैं बता देता हूँ। जैसे अभी अपन ने केस किया कि एक पार्टिकल को अपन ने यू से छोड़ा, एट एन एंगल थीटा छोड़ा, और इस पर लेट से कुछ नेगेटिव चार्ज था, -q टाइप का। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ हो, तो ऐसा कभी होगा, तो अगर तुम इस तरीके का प्रोजेक्टाइल देखो, इस पर्टिकुलर पार्टिकल पर हमेशा फोर्स इस तरफ होगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऊपर है, बट ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा उल्टी तरफ फोर्स लगती है उस पर। तो इस तरीके की होगी। दूसरा एक केस और भी हो सकता था जो जे एडवांस के क्वेश्चन में था, वो भी बता देता हूँ इस तरीके का। अब की बार ये +q टाइप का चार्ज है, यू एट एन एंगल थीटा, +q टाइप का चार्ज है। तो +q टाइप का चार्ज है, और इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अब की बार नीचे की तरफ दे दी है। तो अगेन इस पर तुम फोर्स देखोगे, यहीं स्टार्टिंग से ही देख लो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ नहीं होगी, खुद ही बताओ, क्यू ई, ये होगी फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल टाइप का बन गया, तो इसमें भी एक्सेलरेशन तुम लिख सकते हो क्यू ई बाई एम, और बाकी प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन लिख सकते हो क्यू ई बाई एम। आई होप समझ में आ रहा होगा तुम्हें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसी तरीके के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं भाई, अच्छे अच्छे, ये तुम्हारे सेंगेज में भी तुम्हें मिल जाएंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्राई करो, कहीं डाउट हो तो पूछ लेना भाई, है ना। तो मैंने तुम्हें ये कंप्लीट करा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो यार आगे बढ़ते हैं, और अब हम पढ़ेंगे एरिया वेक्टर के बारे में। तो अब यहाँ से आगे पूरा जो भी तुम्हारा गॉस लॉ वगैरह जो भी चलने वाला है, ठीक है, इन सब में इमेजिनेशन काफी लगने वाली है, तो काफी चीजें तुम्हें इमेजिन भी करनी पड़ेंगी साथ साथ। ठीक है, जितना अच्छा इमेजिनेशन पावर होगा उतना अच्छा तुम इन टॉपिक्स में आगे कर पाओगे।
तो चलो देखते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले हम एक प्लेनर बॉडी की बात कर लेते हैं। अगर एक कोई प्लेनर बॉडी है, प्लेनर बॉडी मतलब जो केवल मतलब बेसिकली एक प्लेन में है, मतलब उस तरीके से उसका कोई वॉल्यूम नहीं है, उसका एक बस केवल सरफेस एरिया है, ठीक है। कोई भी शीट हो गई या उस तरह की प्लेनर बॉडी, मेरे ख्याल से तुम समझ रहे होगे, जिसका अपना वॉल्यूम नहीं है, बस एक शीट टाइप की है, ठीक है, एक प्लेन में वो पूरी की पूरी बॉडी रखी हुई है। तो इस तरीके की लेट से कोई एक प्लेनर बॉडी है, ये रही, ठीक है, इस तरीके की। इस बॉडी का अपना कुछ एक सरफेस एरिया या एरिया होगा, ठीक है। एरिया को मैंने बोल दिया ए, एरिया का मैग्नीट्यूड ए हो गया लेट से। तो इस पर्टिकुलर प्लेनर बॉडी का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा पता है? वो होगा एरिया का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप, ठीक है। ये तो मतलब एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही होगा जो इस पर्टिकुलर बॉडी का एरिया है, बट साथ में एक ये एन कैप आ गया, तो अब ये वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो ये अब ये एन कैप क्या है भाई? एन कैप इसकी डायरेक्शन हो गई। तो डायरेक्शन ये एन कैप क्या है? आउटवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, टू द बॉडी। तो बेसिकली अगर ध्यान से देखा जाए, देखना ध्यान से, इस तरीके की बॉडी है, इसका एरिया ए है। तो इस पर जो एरिया वेक्टर होगा इस पूरी बॉडी का, है ना, वो कैसा होगा? आउटवर्ड होगा इससे, ठीक है। जिससे ये आउटवर्ड मैंने दिखा दिया इस तरीके से, एरिया वेक्टर, है ना, इस तरीके से। और वो कैसा होगा? ए एन कैप, वेयर एन कैप इज द आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। एन कैप क्या है? आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब तुम्हें एक रेगुलर शेप बॉडी में दिखाता हूँ, ये तो इरेगुलर बॉडी हो गई। रेगुलर शेप बॉडी अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। पहले एक्स वाई जेड बना लेते हैं। ये हो गई वाई एक्सेस, या एक काम करो इसको जेड कर लो। ये हो गई एक्स एक्सेस, ये हो गई वाई एक्सेस, ठीक है, एक्स प्लस वाई जेड, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से अपना ये बना लिया अपन ने एक्स वाई प्लेन और ये जेड एक्सेस, ठीक है। तो इसमें अपन ने एक ऐसे इस तरीके की रेक्टेंगुलर बॉडी रख दी लेट से, है ना, जिसकी लेट से ये है लेंथ, ये है ब्रेड्थ, ठीक है। इस तरीके की प्लेनर बॉडी है जो एक्स वाई प्लेन में रखी है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, पहली बात उसका डायरेक्शन होगा इस तरीके से ऊपर की तरफ, जेड के अलोंग, ठीक है, के कैप के अलोंग। और ये एरिया वेक्टर जो होगा ये कितना होगा भाई? लेंथ, इसका एरिया कितना है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि एल बी। और इधर जो है डायरेक्शन हो जाएगी के कैप। अब तुम बोल सकते हो कि यहाँ पर भैया माइनस के कैप भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, तो तुम्हारी मर्जी तुम किस तरफ मानो, ठीक है। इस तरफ मानोगे तो ये है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आउटवर्ड नॉर्मल अपन ने इस तरीके से बना लिया एल बी के कैप। प्लेनर बॉडी कोई भी है उसके लिए, जैसे इसके लिए होता तो ये आउटवर्ड इस तरीके की बाहर की तरफ होता ए एन कैप। तो एन कैप क्या? आउटवर्ड नॉर्मल टू द बॉडी। तो डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल टू द बॉडी। तो प्लेनर बॉडी के लिए तुम बहुत इजीली इस तरीके से लिख सकते हो। नोन एरिया है, जैसे ये रेक्टेंगुलर बॉडी का तुम्हें नोन एरिया था, ठीक है, ये तुमने आराम से लिख दिया। इस तरीके अगर मैं यहाँ पे सर्कल रख देता तो भी तुम उसका एरिया जानते हो, तो एरिया इंटू डायरेक्शन हो जाती है ऊपर की तरफ, है ना, अगेन। तो वो भी लिख लेते। जैसे नोन ट्राइंगल दे दूं, ट्राइंगल का भी तुम लिख लोगे, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास नोन एरिया था उनका तो लिख लोगे। बट अगर ऐसे अननोन एरिया है ना, कोई इस तरीके की रैंडम शेप की बॉडी है इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके की बॉडी है, तो इसमें तुम क्या करोगे भाई? इस तरीके की रैंडम शेप बॉडी में एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, है ना, इस तरीके का, जिस एलिमेंट का एरिया होगा डीए, है ना। तो इस पर्टिकुलर बॉडी का अगर लिखना चाहता हूँ एरिया वेक्टर, तो मैं इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर अगर लिखूंगा तो डीए बार जो बनेगा वो बनेगा डीए एन कैप। और ऐसे तुम्हारे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे इन सब का जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का वो ऊपर की तरफ एन कैप के डायरेक्शन में ही होगा, है ना। तो सिंपली अगर मुझे एरिया वेक्टर लिखना होगा तो मैं इन डीए एन कैप को इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है, तो मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे एक डायरेक्शन में है, ये प्लेनर बॉडी ही चल रही है अभी, ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब प्लेनर बॉडी में तो तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एरिया वेक्टर कैसे लिखना है। अगर नॉन एरिया है तब तो बहुत ही आसान है भाई, कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका एरिया लिखा और डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है, ये। बट इस तरह की बॉडी के लिए क्या करेंगे? ऐसे छोटा सा एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट का एरिया लिखेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब ये एलिमेंट कैसा होगा, ये इंटीग्रेबल होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। जैसे अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के भी किए हैं, जहाँ पर इस तरीके की बॉडीज ली जिसमें एलिमेंट लिया, डीएल टाइप का एलिमेंट, डीए टाइप का एलिमेंट, तुम्हारा क्या कहते हैं डीवी टाइप का एलिमेंट, मतलब लेंथ पर, एरिया पर, वॉल्यूम पर। तो जैसा भी एलिमेंट होगा वो इंटीग्रेबल होगा कि नहीं, वो बात की चीजें हैं, वो आगे हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो इस तरीके से तुम प्लेनर बॉडी का भी कर सकते हो और डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे डीए जो है ना, इनमें खास बात है क्योंकि ये प्लेनर बॉडी है तो सारे के सारे इस तरीके से होंगे तुम्हारे, मतलब एक ही डायरेक्शन में होंगे। बट अब मान लो कोई इस तरीके की बॉडी दे दे, कर्व शेप बॉडी, 3D बॉडी दे दे, है ना, जो नॉन प्लेनर बॉडी, नॉन प्लेनर बॉडी,
नॉन प्लेनर बॉडी कैसी भाई? लेट से इस तरीके का मेरे पास एक हेमिस्फीयर है। यार थोड़ा ढंग से बन जाए। हाँ, इस तरीके का एक हेमिस्फेरिकल बाउल टाइप का है। यार हाथ से ही बना लेते हैं, इससे तो बनेगा नहीं। अच्छा एक काम करता हूँ ना, हाँ ये बेस्ट रहेगा। एक सेकेंड। ये स्फीयर है, इसको काट देते हैं बीच से। ठीक है, तो ये हेमिस्फीयर टाइप का बन गया। और ये हेमिस्फीयर बाउल जैसा इमेजिन करना, ठीक है? ये मतलब क्लोज नहीं है, इधर से ओपन है। बाउल को मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, हेमिस्फेरिकल बाउल टाइप का है ये। ऐसा। हेमिस्फेरिकल बाउल है। तो अब इस हेमिस्फेरिकल बाउल के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ एरिया वेक्टर, तो मैं कैसे करूंगा? तो तुम ध्यान से देखो, अगर एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल से डिवाइड कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है? अब मैं कोई भी इस पे एरिया वेक्टर, अगर मैं मान के चलो ये वाला अगर मैं पैच लेता हूँ, ठीक है, इस तरह का एरिया पैच लेता हूँ, तो इसका एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बट लेट से मैं ये वाला पैच लेता हूँ, ठीक है? अगर मैं ये वाला पैच लूंगा, तो ध्यान से देखना, एरिया वेक्टर होगा इसका इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इसी के सिमेट्रिकल मुझे एक पैच और मिलेगा यहाँ से ऐसा। ठीक है, इस तरीके का, है ना? और इस पैच का एरिया वेक्टर होगा कुछ ऐसा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना होगा उसकी भी अभी हम बात ही नहीं कर रहे, डी ए तुम्हारा इस तरीके का होगा। क्लियर? ठीक है, तो होगा क्या, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस एरिया वेक्टर के कंपोनेंट्स ले लूं, है ना, अगर मैं इसका कंपोनेंट लूं, तो एक आएगा इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल वाले डायरेक्शन में, ये आएगा। ठीक है, और एक आएगा इस अब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सिमिलरली इस एरिया वेक्टर के भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा इस तरफ हॉरिजॉन्टल वाले डायरेक्शन में, और एक आएगा इस तरीके का वर्टिकल वाले डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब तुम अगर ध्यान से देखो, मैं अगर इसको इधर से हाफ में इमेजिन कर रहा हूँ, तो इधर के हाफ में अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट लूंगा, जैसे मैंने ये वाला एलिमेंट लिया, तो इसका सिमेट्रिकल एक एलिमेंट मुझे सेकंड नीचे के हाफ में मिलेगा। ठीक है, और इन दोनों में खास बात यह है कि इन दोनों का ही जो एरिया वेक्टर है, इनके जो इनके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक आएगा ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है, वर्टिकल, अब वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, सिमिलरली इसका भी एक नीचे, एक इधर हॉरिजॉन्टल में, एक वर्टिकल में। और एक चीज खास होगी कि हर एलिमेंट के लिए एक सिमेट्रिकल ऐसा एलिमेंट होगा जिनके वर्टिकल कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपस में कैंसिल आउट होगा। ऐसे में अगर यहाँ पर एलिमेंट लूंगा, तो इसका एक एलिमेंट मेरे को यहाँ मिलेगा जो कि कैंसिल आउट कर देगा। ऐसे स्फीयर में कोई एलिमेंट लूंगा, तो उसके अपोजिट मेरे को एक एलिमेंट इधर और मिलेगा जिसके ये वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि ये जो तुम्हारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये सारे ऐड ऑन होंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मैं इस पैच की बात करूँ, है ना, ये वाले पैच की बात करूँ, इसको थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ, ये जो मैंने पैच बनाया था इस तरीके का। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर आया था तुम्हारा कुछ इस तरीके का, जिसके अपन ने कंपोनेंट्स लिए। तो एक आया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक आया ऊपर के डायरेक्शन में इस तरीके का। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हॉरिजॉन्टल आया है, अगर मैं इस एरिया पैच का प्रोजेक्शन ले लूँ, एक ऐसा आ सकता है, देख ध्यान से देखना, इस एरिया पैच का अगर मैं दोनों डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ले लूँ, तो एक ऐसा आएगा, इसकी शेडो ऊपर से अगर मैं लाइट मारूँ तो ऐसा, और एक प्रोजेक्शन आएगा ऐसा। अगर मैं लेफ्ट साइड ऐसे लाइट मारूँ, तो यहाँ से लाइट मारूँ तो ये वाला प्रोजेक्शन आएगा, और यहाँ से लाइट मारूँ तो ये वाला प्रोजेक्शन आएगा। तो ये वाले प्रोजेक्शन जैसा भी होगा, ठीक है, इस तरह के जो जितने भी एलिमेंट लूंगा, इनका जो ये वाला प्रोजेक्शन है, वर्टिकल प्रोजेक्शन, ये वाला, ये सारे प्रोजेक्शन का एरिया वेक्टर ऐड हो रहा है नेट में, है ना? और ये वाले प्रोजेक्शन का एरिया वेक्टर कैंसिल आउट हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि इधर के लिए ऐसा है, नीचे वाले के लिए ये प्रोजेक्शन ऐसा आएगा, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं एक चीज यहाँ से फिगर से देख करके कह सकता हूँ कि दीज पैचेस कैंसिल आउट, और दीज पैचेस, ये जो वर्टिकल वाले पैचेस बने, दीज पैचेस ऐड। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज क्लियर हुई कि अगर मैं लाइट मारूंगा इस पर, तो यहाँ से इस तरीके से अगर लाइट मारूंगा, तो इसका जो प्रोजेक्शन आएगा, इस पूरे कर्व सरफेस का जो प्रोजेक्शन आएगा ना, प्रोजेक्शन वाले पैचेस हैं ये, है ना, तो ये सारे पैचेस की वजह से जो एरिया वेक्टर आएगा वो ऐड होगा, और ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तुम्हें फील करना पड़ेगा इसको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाले पैचेस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर मैं इधर से प्रोजेक्शन मारता हूँ, तो ऐसे पैचेस का अगर मैं इस पूरे कर्व सरफेस का प्रोजेक्शन लूँ, तो क्या वो यही स्फीयर नहीं हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये स्फीयर, तो इनका जो प्रोजेक्शन आएगा वो बेसिकली ये वाला स्फीयर होगा। दिस इज द होल प्रोजेक्शन, है ना? तो इस पर्टिकुलर स्फीयर के जो बेसिकली कर्व सरफेस है, इसकी जगह मैं इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकता हूँ कि ये एक स्फीयर, मतलब बेसिकली स्फीयर बोल दिया मैंने। ठीक है, ये जो सर्कल आया तुम्हारा, ठीक है, इस हेमिस्फीयर का ये जो यहाँ पर जहाँ से ओपन है, ये वाला जो ये सर्कल आया,
ये तुम्हारा इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो फाइनली प्रोजेक्शन ये हुआ। तो मैं इसकी जगह अब एक सर्कल इमेजिन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस सर्कल का एरिया वेक्टर लिखना तो बहुत आसान होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। और इसका एरिया वेक्टर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, जो कि इन पैचेस के इंटीग्रेशन से भी आता। ठीक है, इस पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा, अगर इस हेमिस्फीयर का रेडियस आर था, तो इस सर्कल का एरिया हो जाएगा तुम्हारा सिंपली पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन तुम्हें दिख ही रही है, इधर की तरफ होगी, ठीक है। एन कैप बोल देता हूँ अभी इसको, ठीक है। इस तरीके से तुम बोल सकते हो। तो अगर इस तरीके की 3D बॉडी गिवन हो, तो तुम इस तरीके से, मतलब कर्व्ड बॉडी, तो उनके लिए इस तरीके से करोगे, ठीक है। कुछ एरिया वेक्टर आपस में, कुछ उसके कंपोनेंट्स कैंसिल आउट होंगे, और फिर नेट इस तरीके का मिलेगा। तो ये प्रोजेक्शन देखने को मिल गया, ठीक है। अभी इस पे और क्वेश्चन कराऊंगा, और तुम्हें थोड़ा सा धीरे धीरे ये विजुलाइज होगा। बाकी तो समझ में आना चाहिए कि कर्व सरफेस का जब मैंने ऐसे प्रोजेक्शन लिया, क्योंकि कर्व सरफेस का दो डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ले सकते हो, ऐसे और ऐसे। तो ऐसे अगर प्रोजेक्शन दोगे, तुम्हें खुद दिख जाएगा कि इसके जो इधर वाले कंपोनेंट्स हैं और जो इधर सेम उसका सेकंड हाफ में जो कंपोनेंट्स हैं, वो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो उसका कोई मतलब नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेट में जो फ्लक्स आएगा, सॉरी, जो तुम्हारा एरिया वेक्टर आएगा, वो इन्हीं की वजह से आएगा, जो कंपोनेंट्स तुम्हारे ऐड ऑन हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम चेक कर सकते हो। और फिर प्रोजेक्शन ले लो बॉडी का, जैसे मैंने यहाँ प्रोजेक्शन लिया स्फीयर का, मेरे को समझ में अच्छी चीज से दिख रहा है, इमेजिन कर सकते हो। लाइट मार के देखो किसी बाउल पर, तो तुम्हें एक सर्कल देखने को मिलेगा दीवार पर, ठीक है। तो वही सर्कल तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसी प्रोजेक्शन का एरिया वेक्टर लिख देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। चलो, अब अगला पॉइंट भाई, नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा, फॉर एनी क्लोज सरफेस, फॉर एनी क्लोज्ड बॉडी, बेसिकली मैं कह सकता हूँ क्लोज्ड बॉडी, एरिया वेक्टर जो आएगा वो जीरो होगा। मतलब एरिया वेक्टर नहीं होगा, नल नल वेक्टर आ जाएगा। क्यों? अभी तुम देख सकते हो, लेट से एक स्फीयर है ना, इस तरीके का। ये एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर पे दिखा रहा हूँ क्योंकि आसान है बताना। बाकी कोई इरेगुलर बॉडी होगी तो उसके लिए भी ये चीज ट्रू होगी, ठीक है। एनी क्लोज बॉडी है, ये ध्यान रखना। स्फीयर पे मैं तुम्हें आसान क्यों ये बता रहा हूँ, देखना ध्यान से, ठीक है। इस तरीके का स्फीयर है, एक्सेस की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इस पे लेट से मैंने कोई एक पैच लिया, एरिया पैच, ये लिया मैंने, एरिया पैच। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना, वो होगा इस डायरेक्शन में, क्लियर। बट अगर मैं इसी के ऐसे डायगोनली अपोजिट चलूं, ठीक है, इस स्फीयर पे, इसी लाइन पे चलूं, तो मुझे डायगोनली अपोजिट एक और पैच मिलेगा, इस तरीके का। और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा भाई, इस डायरेक्शन में। और डी ए टाइप के एलिमेंट है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक चीज साफ साफ समझ में आई कि हर एक पैच के अपोजिट एक पैच होगा। इस पैच के अपोजिट ये पैच होगा, इस पैच के अपोजिट ये पैच होगा, तो हर पैच के अपोजिट एक पैच होगा। तो इसकी वजह से होगा क्या कि ये आपस में कैंसिल आउट, फिर हर पैच की वजह से एक अपोजिट एलिमेंट कैंसिल आउट। तो नेट में क्या कोई वेक्टर बचेगा? नहीं, क्योंकि सबको कैंसिल आउट करने के लिए कोई ना कोई है। तो इसलिए क्लोज बॉडी के लिए तुम्हारा एरिया वेक्टर हमेशा जीरो होता है। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि भैया यहाँ पर तो नॉन जीरो निकाला, तो यहाँ पर ये क्लोज नहीं थी, मैंने साफ साफ बोला था ये बाउल जैसा इमेजिन करो, ठीक है। अगर ये बाउल ना होता, ये इधर से क्लोज होता, मतलब लेट से यहाँ पर ये क्लोज है, ये ओपन बाउल जैसा नहीं है, ये क्लोज है ना। तो वो मैं अगर बनाऊं यहाँ पर कि इस तरीके से क्लोज हेमिस्फीयर है, अगर क्लोज्ड हेमिस्फीयर है ना, तो ध्यान से देखना, तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके का क्लोज हेमिस्फीयर है, मतलब ये भी क्लोज है। तो बेसिकली इस वाले की वजह से, है ना, ये जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस की वजह से तुम मान सकते हो इस तरीके का एक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इस प्रोजेक्शन की वजह से जो एरिया वेक्टर आएगा वो तुम्हारे इस तरफ आएगा, जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया, इस तरीके का, ठीक है। बट अब ये क्लोज है, तो एक सरफेस ये भी तो है, तो इसके जस्ट सटी हुई इस सरफेस को मान सकते हो तुम, ठीक है। जस्ट सटी हुई, ठीक है, जो ये है, और इसका एरिया वेक्टर आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि बॉडी के आउटवर्ड नॉर्मल होना चाहिए ना, तो ये आउटवर्ड, तो इस सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल तो ये होगा, और इनके लिए आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे ऐसे थे, ठीक है। तो ये, तो अब तुम ध्यान से देखोगे तो इस पूरे पार्ट के लिए, क्लोज्ड वाले पार्ट के लिए जो पहले नहीं था, मान के चलो जैसे स्फीयर पे ढक्कन लगा दिया, बॉल पे ढक्कन लगा दिया, उस तरीके का। तो इस पार्ट के लिए एरिया वेक्टर इधर आएगा, और वो कितना होगा भाई, इस पूरे स्फीयर का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस एन कैप, अगर मैं इस डायरेक्शन को एन कैप बोल रहा हूँ तो, ठीक है। और ये तो पाई आर स्क्वायर एन कैप अभी अपन ने ऊपर निकाला ही था ना, पाई आर स्क्वायर एन कैप। तो ये आपस में कैंसिल आउट होते हुए तुम्हें दिख भी जाएंगे। ये पाई आर स्क्वायर एन कैप कैसे आया, इस पे हमने पिछले 20 मिनट ऊपर डिस्कशन किया है, ठीक है। तो वो है, और उसको कैंसिल आउट कर दिया इस वाले ने, तो ये एक क्लोज बॉडी है, तो इसके लिए भी तुम्हें देखने को मिलेगा कि हाँ भाई, नेट एरिया वेक्टर जीरो है, ठीक है। वही मैंने तुम्हें यहाँ स्फीयर में करके दिखाया था, स्फीयर सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, और सबसे आराम से इसमें तुम समझ सकते हो इस चीज को।
ठीक है। ठीक है भाई, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो, तो एरिया वेक्टर में इतना ही है। तो यार एरिया वेक्टर में तुम्हारा इतना ही है, तो एरिया वेक्टर यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद इसी का यूज करके हम आगे फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वैसे मेरा प्लान था कि फ्लक्स में थोड़ा बहुत तुम्हें आज बता दूं, बस अब उतना टाइम नहीं है तो कुछ बता नहीं पाऊंगा उसमें खास। तो फ्लक्स को अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फ्लक्स की, फिर वहीं से आएगा तुम्हारा आगे गॉस लॉ। तो ठीक है यार, आई होप तुम्हें आज इतना बताया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पे तुम्हें वो डाउट आया था। और इसके अलावा तुम टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो ठीक है यार, आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग।